हेलो डॉक्टर। दौड़ती भागती जिंदगी में रखिए अपनी सेहत का ख्याल। बीमारियों की असल जड़ से उनके उपचार तक जानिए विशेषज्ञों की राय के साथ अपनी बीमारियों का सही उपचार। हेलो डॉक्टर। नमस्कार। हेलो डॉक्टर लाइव कार्यक्रम की इस कड़ी में एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। प्रिय दर्शकों, हम कई वर्षों और कई दशकों से बीमारी और उसके लक्षणों की और उसकी सावधानी और जानकारी, उसका उपचार क्या है, उसी के बारे में हम जिक्र करते आ रहे हैं। क्यों ना आज हम जाने जो ये बीमारी है, उसका जो मूलता और जो उसकी जड़ है, उसको हम अगर पकड़ लें, वो कैसे पकड़ी जा सकती है, आज उसी का हम समाधान करने आपके बीच रूबरू हुए हैं। तो हमारी जो जीवन शैली है और हमारा जो आहार और खान पान है, ये डायरेक्टली आपकी जो मानसिक और शारीरिक विकास है उससे लेकर जुड़ा हुआ है। और साथ ही में जितनी भी बीमारियां हैं, आप उसी लेवल पे, उसी ग्रास रूट लेवल पे उसको रोक सकते हैं। तो चलिए आज इसी विषय पर चर्चा और उसके समाधान को लेकर हमारे बीच सादर आमंत्रित हुई हैं डाइटिशियन विपाशा शर्मा जी। डॉक्टर विपाशा जी, आप डॉक्टर से भी उम्दा आपका जो डाइटिशियन है, डाइटरी काउंसलिंग जो आप करती हैं, ये सच में ही आज के इस सिनेरियो की हम बात करें, जबकि हम बीमारियां कई तरह की बीमारियां हैं, रोज नया टॉपिक लेके हम अपने दर्शकों के बीच आते हैं। तो आज क्यों ना हम दर्शकों को आगाह करें, उनको हम भरपूर जानकारी से हम ये चीज बताई जाए कि आपको अगर किसी भी भविष्य में बीमारी से बचना है तो आपकी जो जीवन शैली है वो बिल्कुल स्वस्थ होनी चाहिए और उसी के साथ आहार की नॉलेज होना भी बहुत आवश्यक है। जीवन शैली से चर्चा करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो अब हर आदमी सोचता है कि जो मेरी जीवन शैली है और जो मेरी डाइट है वो सबसे उम्दा है। तो आजकल जीवन शैली किस तरह से खराब हो चुकी है हमारी? देखिए, जीवन शैली को पहले समझना बहुत ज़रूरी है कि आप जीवन शैली से क्या समझते हैं। जीवन शैली आपकी ऐसी होनी चाहिए कि आपके लंबे समय तक जो है आपकी फ़िज़िकल मेंटल हेल्थ जो है वो अच्छी रहे, आप बीमारियों से दूर रहें, आपका स्ट्रेस लेवल कम रहे, आपकी जो फिज़िकल एक्टिविटी है, जो आपकी आज आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप 10 साल के बाद भी आप अपना उतना ही अच्छा फिज़िकल लेवल भी रख सकें। तो एक जीवन शैली को हम लॉन्ग टर्म में देखना चाहिए। तो ऐसे जो आज क्या हमारी सोच है, हमें लगता है कि आज जो हमने खाया पिया है, आज हमने जो जीवन शैली अपनाई है, क्या हम उसको अगले 5 साल, अगले 10 साल तक उस तरीके से उसे और अच्छा कर सकते हैं या उसको उतने लेवल पे चला सकते हैं, तो वो एक अच्छी जीवन शैली हम मान सकते हैं। लेकिन अगर आपकी आज की जो जीवन शैली है वो आपकी सेहत को अगले 10 साल में जो है वो नीचे लेके जा रही है, आपकी हेल्थ जो है नीचे लेके जा रही है, आपके स्ट्रेस लेवल्स बढ़ा रही है और आपके मेडिकल बिल्स बढ़ा रही है, तो वो जीवन शैली जो है वो अच्छी हम नहीं मानेंगे। तो ये जो गैप है लोगों का जीवन शैली समझने में, वो हमें दूर करना है और लोगों को ये समझाना है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें लगता है अपने लेवल पे कि शायद हम ये ठीक कर रहे हैं, लेकिन जब आप एक अपना हेल्थ रिपोर्ट लेके आते हैं या आपको कुछ सिम्टम्स आपके शरीर आपको देता है कि मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है या मोटापा आ रहा है, तो तब हमें पता लगता है कि कुछ हमारे जो है चीज़ों में गलती रह रही है और उन गलतियों को हमें सुधारना है। जी देखिए, आपका सीधा सीधा तात्पर्य ये है कि जो जीवन शैली है वो आज के लिए कामयाब नहीं, वो आगे आने वाले भविष्य के लिए भी आपको अपने शरीर को संजो के रखना है और उसे स्वस्थ रखना, आगे और भी कितने चैलेंजेस आए उससे फाइट करने के लिए। जितने भी खिलाड़ी, जितने भी हमारे मेडल्स जो ओलंपिक है या हमारी जितनी भी गेम्स होती हैं, अगर देखा जाए वो जितने सूरमा जो हैं और जितने भी वो शूरवीर जो हम दूसरी यूं कहें, वो सारे जितने भी हमारे देहात है, गांव के परिवेश से उभर के सामने आते थे। जी सर। क्योंकि वहां का जो सादगी है और वहां का जो खान पान था वो सच में उनको ऊर्जा देता था और साथ ही में उनका मनोबल और साथ में जो शारीरिक और मानसिक जो है विकास से वो परिपूर्ण होते थे। आजकल ये बिल्कुल उल्टा हो चुका है। अब ये देखिए, जितने भी लोग हैं हमारे गांव के परिवेश से वो शहरों की तरफ भाग रहे हैं और खान पान के लिए समय नहीं है, जीवन शैली बिल्कुल खत्म हो चुकी है। सोने का नियम, जागने का नियम, खाने का नियम, रिलैक्स करने का, वो सारे सिस्टम खत्म हो चुके हैं।
तो अगर इसको वापस लेके आना, हमें दोबारा लेके आएं जी। और साथ में इससे बीमारियों से अपने आप को दूर रखें, जी तो क्या हिदायत देना चाहेंगे जो हमारे बच्चों से, आजकल जी। बच्चे भी तो तनाव में हैं, जी किस तरह की जीवन शैली और किस तरह का लाइफस्टाइल बच्चों से शुरू होना चाहिए? जी देखिए, इसमें हमें शुरुआत जो है हर एक स्टेप बाय स्टेप हमें हर चीज़ को सोचना पड़ेगा कि हमारा जो आहार, जो हमारी डाइट है, जो हम कहते हैं कि 70% आपकी डाइट जो है आपके शरीर को बनाती है, 30% आपकी एक्सरसाइज, आपकी फिजिकल एक्टिविटी बनाती है। तो हमें दोनों चीज़ों को लेकर चलना पड़ेगा। आपकी जो आहार है उसको भी ठीक रखना पड़ेगा, जितने हमारी शरीर की रिक्वायरमेंट है, एक स्टेज पे एक बच्चे की ग्रोथ की रिक्वायरमेंट है, उसकी मसल डेवलपमेंट है, उसकी बोन डेवलपमेंट है, उसकी ब्रेन सेल्स की डेवलपमेंट है, हमें वो चीज़ें सोचकर जो है उसको वो पौष्टिक आहार देना ज़रूरी है। जो एक एडल्ट है उसकी अपनी जो रिक्वायरमेंट है कि उसे एक उसकी बोन डेवलपमेंट, उसकी मसल डेवलपमेंट अच्छी हो चुकी है, उसे सस्टेन करना है उसको, और जो स्ट्रेस को वो फाइट कर रहा है उसे उस तरीके का आहार देना ज़रूरी है। तो हम अगर बच्चों से स्टार्ट करें कि आज की डेट में जो बच्चों का एक लाइफस्टाइल है वो बहुत ही ज़्यादा, अगर हम 10 साल पीछे चले जाएं, बहुत ही आपको डिफरेंस ज़रूर दिखेगा। जी। हम ओबेसिटी जो है हम बच्चों में देखें वो इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है कि एक नॉर्मल फिट बच्चा जो है वो 10 में से 1 हमें आज की डेट में दिखता है। इतनी हमारी जो रिपोर्ट्स हैं वो देख रही हैं कि एक नॉर्मल, मतलब 1 in 10 चाइल्ड इज़ फिट, बाकी जो हैं वो अनफिट हो चुके हैं। ओबेसिटी जो है इतनी नॉर्मल जो है बच्चों में आ चुकी है। ये इसलिए क्योंकि हम उन्हें प्रोसेस्ड खाना बहुत दे रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ शुगर भी हम बोल सकते हैं, जैसे जंक फूड बच्चों के डाइट में बहुत ज़्यादा इंक्लूड हो चुका है। जो कुछ हम महीने में, शायद हमारी जो 20 साल पहले बच्चे महीने में 1 बार खाते थे पिज़्ज़ा, बर्गर, वो उनकी डाइट में डेली में आ चुका है। शुगर जो है, शुगर बेस्ड कन्फेक्शनरी आइटम जिनको हम बोलते हैं, बिस्किट्स हैं, चॉकलेट्स हैं, ये सारी चीज़ें बच्चे डेली उस पर कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये जितना नुकसान जो कर रही है वो 50 टाइम्स जो रेट जो है वो बढ़ चुका है। जी। और जो खाना है उनका, क्योंकि वो इन चीज़ों से अपना पेट भर रहे हैं, चाहे वो अर्बन में है, चाहे वो रूरल में, गांव में भी बच्चा है, हम देख रहे हैं कि वो इन चीज़ों से अपना पेट भर रहे हैं, अपने खुश हो रहे हैं कि हमने ये आज खाया है, और घर आके वो अपना आहार जो है पूरा नहीं कर रहे। ठीक है, उनका वो गैप वहाँ रह रहा है। तो हमें ज़रूरी है कि एक बच्चे का जो पोषण है, जैसे एक सही बच्चे का पोषण होगा जिसमें उसने दिन भर जो है 1600 कैलोरीज़, जिनको हम बोलते हैं 1600 कैलोरीज़ के अराउंड खाना खाया है, 40 ग्राम प्रोटीन उनके खाने में चाहिए। ठीक है, फ्रूट्स चाहिए, वेजिटेबल्स चाहिए, बहुत अच्छी मात्रा में उनका पानी का इंटेक ज़्यादा होना चाहिए, और चीनी जो है उनके खाने में दिन में 20 ग्राम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो बच्चा एक कोल्ड ड्रिंक ही पी रहा है, उसमें कोल्ड ड्रिंक में 25 ग्राम शुगर है, उसके अलावा वो चॉकलेट भी खा रहे हैं, उसके अलावा वो लॉलीपॉप खा रहे हैं या बिस्किट्स खा रहे हैं, तो वो जो शुगर जो 25-20 ग्राम तक रुकनी चाहिए थी वो डेली में 50 ग्राम तक जा रही है। जी। तो ये गैप समझना ज़रूरी है, और बच्चों का पौष्टिक जो घर पे जो हम खाना बना रहे हैं उसको अधिक पौष्टिक, जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट डेंस खाना जो है वो देना ज़रूरी है। जी। तो इसके लिए इंक्लूड कर सकते हैं हम, जैसे खाने में अब मिलेट्स हमारे काफ़ी ज़्यादा चयन में हैं, जैसे जौ है, हमारे जो लोअर मिलेट्स हैं वो हमें ज़रूर इंक्लूड करने चाहिए, और प्रोटीन के लिए दालें हैं, हमारा मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें जो है उनके हर खाने में जो है वो इंक्लूड होना चाहिए। ठीक है, और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जब हम बोलें तो बच्चे को एटलीस्ट एक दिन में 3 कटोरी वेजिटेबल्स ये खाना ज़रूरी है, 4 फ्रूट्स खाना ज़रूरी है। लेकिन अगर हम देखें तो बच्चा शायद आज के डेट में 1 कटोरी सब्जी खा रहा है, और वो भी बहुत ही मुश्किल से, कि हमारे बच्चे से नहीं खाई जा रही है वेजिटेबल। तो ये गैप है, और ये गैप हमें फिल करने हैं, ताकि जो बच्चे की उस टाइम की ग्रोथ की रिक्वायरमेंट है, उसकी बोन्स की जो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल हो वहाँ पे। तो ये एक बच्चे से शुरुआत होती है, एंड ये धीरे धीरे अगर हम एडल्ट की तरफ जाएं, एडल्ट की जो रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। आपने बहुत खूब बताया विपाशा जी कि जिस तरह से हमारा जो बचपन है जी वो हमारा भविष्य है। जी तो बचपन में ही अगर ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, जी बच्चे को तो चलिए बाद की बात है, जी पर जो बच्चे के अभिभावक हैं, जी माँ बाप हैं, उनको जी। भी ये समझना बहुत जरूरी है जी कि आपके बच्चे की प्राथमिकता क्या है। जी। उसका शरीर जो है, जी उसका विकास जो होना है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जी अगर वो भविष्य में आगे तक उसको निरोग, अपने शरीर को निरोग रखना है। जी आजकल ये भी देखा गया है कि इतनी दौड़ है बचपन से ही
बच्चों को पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, वो भी करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आजकल कितने चैलेंजेस हैं, कितना कंपटीशन है। पर अगर हेल्थ वाइज कंपटीशन देखें तो एक बच्चा डिजीज्ड है, टॉपर ज़रूर है, पर वो बीमारियों का घर है। तो हम नहीं चाहेंगे कि वो बच्चा हमारा टॉपर ज़रूर बन जाए, पर इतनी बीमारियां लग जाएं उसको कि बाद में उसका जीवन ही ना बचे। जी। कुछ एक इस तरह की रिपोर्टें भी सामने आई कि 15 और 16 साल के बच्चों को भी हृदय की जो गत है, धमनियां जो हैं, उसमें कोरोनरी आर्टरीज जो हैं, उसमें ब्लॉकेज होने से सडन कार्डिक डेथ्स हो गई। जी। तो कुछ तो अनुवांशिक है, पर कुछ एक जो ये खान पान है, जो ये जीवन शैली है, इसको समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जिस तरह की रफ्तार से हम ये बीमारियों को देख रहे हैं, तो अगर हम यहाँ अपने आप को आगाह ना कर सकें, सचेत ना रह सकें, तो आगे ना जाने कितनी और भी घातक बीमारियां जो है कि वो आपके परिवार में आ सकती है। आपका परिवार और समाज जो है वो कमज़ोर पड़ सकता है। जी। आपने कहा कि बच्चे को संपूर्ण रूप में फल खाने की हिदायत भी दी आपने, और सब्जियां भी कहा। आजकल एक प्रश्न मार्क और आ जाता है फल और सब्जियों को लेकर, कि कई लोग बोलते हैं कि फल सब्जी हम किसी को बोलते ही नहीं, हम रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि जितना भी फल और सब्जी का उत्पाद हो रहा है वो या तो वो ऑर्गेनिक नहीं, इनऑर्गेनिक खादों से हो रहा है, और दूसरा उसमें कीटनाशक की जो मात्रा है वो इतनी ज़्यादा है कि उससे भी कैंसर की आगे संभावना हो सकती है। तो चलिए, अगर किसी को ये हिदायत देना कि आपको फल और सब्जियों का सेवन करना है, तो किस तरह से उसको ट्रीट करना है, किस तरह से उसे हमें ये इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड फ्री बनाना है? जी, ये तो सच है कि हाँ, पिछले कुछ सालों में जो कीटनाशक का जो प्रयोग हो रहा है वो हमारी फसलों में ज़्यादा हो रहा है, और ये भी है कि जो रेजिड्यू भी है वो भी हमारी क्रॉप्स में जो है वो पाया गया है। लेकिन वो हमारे जो हम कंज्यूमर जब हम घर पे वो लाते हैं, वो सब्जियां ला रहे हैं, फल ला रहे हैं, उस पे जो पेस्टिसाइड्स जो बच रहा है वो हम उस चीज़ को वहाँ पे वो ख़त्म कर सकते हैं, कि वो आगे हमारे जब हम उस चीज़ को पका रहे हैं, खा रहे हैं, वो ना जाए। क्योंकि पेस्टिसाइड्स बेसिकली केमिकल्स हैं, और केमिकल्स जो हैं वो टूट जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं। तो बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं जिनके लिए वो सेंसिटिव होते हैं पेस्टिसाइड्स, और हम उन प्रोसेसेस को घर में वैसे भी अभी यूज़ करते हैं, जैसे हीटिंग है, बॉइलिंग है, वॉशिंग है। तो इन तरीक़ों से हम पेस्टिसाइड्स जो हमारे सब्जियों में या किसी भी कमोडिटी में हमारे पास घर पे आ रहे हैं, हम उनको उससे रिमूव कर सकते हैं। तो हम बात करें बहुत सारे, अगर मैं फॉर एग्जांपल लूँ, जैसे अगर आपके पास घर पे कैबेज आ रही है या ग्रीन लीफी वेजिटेबल, जो भी आपके पास पत्तेदार सब्जी आ रही है, तो पहली बात तो हमें उसको रनिंग वाटर से 15 मिनट्स तक हमें उसे वॉश करना है। 15 मिनट हमें रनिंग वाटर में करना है। कई बार आजकल पानी की समस्या भी इतनी रहती है कि 15 मिनट तक अगर आप सब्जी को वॉश करेंगे तो उसके बाद नहाने को टाइम नहीं मिलेगा। जी, ये है, पानी नहीं तो मिलेगा। इसमें क्या समाधान है कि हम एक ही टाइम पे हमने जितना भी, जैसे आज का हमारा, हम 2 दिन की जो हम सब्जी खरीद के लाए हैं, या जब हम मार्केट से सब्जी खरीद के लाए हैं, तो उन सारी सब्जियों को हम एक साथ जो हैं वो वॉश के लिए एक अच्छा सा, जैसे हमारी छाननी जिनको हम बोलते हैं या स्ट्रेनर्स बोलते हैं, हम स्ट्रेनर्स रखें और उन सारी सब्जियों का लोड जो है वो एक ही टाइम पे हम उनको वॉश करें, ताकि वो सारी जो है वॉश, और बार बार जो पानी जो है उसकी वेस्टेज भी ना हो, लेकिन हमने एक जो लॉट हम खरीद के लाए हैं, हम उनको उससे वॉश करें। ठीक है। इसके बाद हम उसको, जो पत्तेदार सब्जी है, उनके जो फर्स्ट लेयर्स होती हैं वो ज़रूर हम रिमूव करके खाएं। जैसे हम कैबेज को बोलते हैं कि कैबेज में बहुत ज़्यादा कीटनाशक डाले जाते हैं, लेकिन जो कीटनाशक डाले जाते हैं वो हमने पाया गया है रिसर्च में कि वो फर्स्ट लेयर्स में जो हैं वो वहाँ तक रह जाते हैं। तो आप जब वो फर्स्ट लेयर्स उनकी रिमूव कर रहे हैं, तो आप अंदर का जो आपकी कैबेज है आप उसको यूज़ कीजिए, एंड उससे जो है आपका एक टॉक्सिन फ्री आप खाना बना सकते हैं। ठीक है। सिमिलरली जैसे टमाटर है, टमाटर है, ब्रोकली है, या बहुत कलर्ड वेजिटेबल्स जिनको हम बोलते हैं, उनको हमें ब्लांचिंग या बॉइलिंग करनी चाहिए। गर्म पानी में हमें उन्हें थोड़ी देर ज़रूर उबालना चाहिए, थोड़ा नमक डाल के या बिना नमक डाल के। उससे भी उसमें जो टॉक्सिन्स हैं, कीटनाशक हैं, वो सब उससे जो है अच्छी तरीके से रिमूव हो जाएंगे। जो हमारे बाकी जो जैसे हमारी ग्रेन्स हैं या दालें हैं, उनको हमेशा भिगो के उस पानी को निकाल के फिर हमें यूज़ करना चाहिए। कितनी देर तक भिगोना आवश्यक? जैसे हमारी जो बहुत ही मोटी दालें, जैसे हम बोलते हैं जो बिग कर्नल वाली दालें हैं, जैसे वाइट चना या राजमा हैं, इन दालों को हमें ओवरनाइट 12 आवर्स को भिगोना चाहिए, एंड जो पानी है उसको डेफिनेटली रिमूव कर देना चाहिए सुबह के टाइम। उस पानी को सुबह उस टाइम, मतलब सुबह के
उस टाइम पानी रिमूव कर देना चाहिए। जैसे कई बार होता है हमने भिगोई दाल है, उसी पानी को लोग यूज़ करके बॉईल कर देते हैं, तो वो पानी आपको ज़रूर रिमूव करना है। चावल हैं, आप उसको 20 मिनट तक, अगर आपको लग रहा है, आप 20 मिनट तक पहले उसे भिगो के रखें और उस पानी को निकाल दें। सिमिलरली जो छोटी दाल है, आप उसको 15 मिनट्स आप उसको ज़रूर भिगो के रखें एंड फिर वो पूरा पानी निकाल के फिर आप उसको दोबारा यूज़ कीजिए। तो इन तरीक़ों से जो है, बिल्कुल बेसिक तरीक़ों से जो है वो हमारे कीटनाशक निकल जाते हैं। फल में थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे हम फल की बात करते हैं तो फल में भी यही है कि फल के जो बाहर का कवर होता है वहाँ पे पेस्टिसाइड रेजिड्यूज रह जाते हैं, अंदर तक नहीं जाते। तो अब यही इसका सल्यूशन यही है कि जो भी आप फल खा रहे हैं उसे धो के उसका छिलका रिमूव करके आप उसे खाइए, तो वो बिल्कुल सेफ़ है खाने के लिए। तो इस तरीके से छोटी छोटी प्रोसेसेस से हम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि कोई एक पर्टिकुलर वेजिटेबल है या कुछ ऐसा है कि बहुत स्ट्रांगली उसमें पेस्टिसाइड्स प्रेजेंट हैं, तो उनके लिए जो है एप्पल साइडर विनेगर या सिरका जिसे हम बोलते हैं, उन्हें सिरके वाले पानी से भी आप निकाल के फिर यूज़ कर सकते हैं। तो इन तरीक़ों से जितने भी कीटनाशक हैं वो उससे निकल जाएंगे और आपकी सब्जियां, आपके फल जो हैं वो सेफ़ रहेंगे खाने के लिए, पकाने के लिए। एंड जो हमारी इंडियन कुकिंग है जिसमें हम हाई टेम्परेचर पे कुकिंग करते हैं या प्रेशर में कुकिंग करते हैं, तो उनसे भी जो है जो पेस्टिसाइड या बाकी टॉक्सिन्स होते हैं वो खुद जो है वो ब्रेक डाउन होकर मतलब ख़त्म हो जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस रीज़न से इनको अवॉइड ना करें, क्योंकि ये भी है कि पेस्टिसाइड वो जो ऑलरेडी न्यूट्रिशन है उनको वो जो है वो एंटीगोनिस्टिक नहीं होता है, मतलब वो उनको नहीं दबाता है। तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आप सब्जियां खाएं, फल खाएं, फाइबर खाएं, विटामिन्स लें, उनसे मिनरल्स लें, जो कि आपके शरीर में जाके आपके शरीर की ही ताकत बढ़ाएगा। जो बाहर से जितने भी टॉक्सिन्स आ रहे हैं उनसे लड़ने की आपको क्षमता जो है बढ़ाएगा ही। जी। तो आपने बड़ी छोटी उम्र में ही फूड टेक्नोलॉजी और सेफ्टी कंट्रोल में आपने बहुत ही सराहनीय काम किया है और आप इसकी मास्टर भी हैं। जी सर। आपने बहुत खूब बताया कि फल और सब्जियों को कैसे डिटॉक्सिफाई किया जाए। जी सर। आपने बहुत अच्छा मेथड बताया, हमें नहीं पता था। जी सर। दालों को कैसे आप ट्रीट किया जाए, क्योंकि हर जगह ग्रेन्स में, मिलेट्स में, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स में हर जगह टॉक्सिसिटी। आजकल ऑर्गेनिक का कंसेप्ट है, आजकल हम बात करते हैं ऑर्गेनिक। जी सर। पर ऑर्गेनिक में भी जो पानी है वो इनऑर्गेनिक है और साथ में जो हवा है और जो मिट्टी है वो सारा हमारा कीटनाशक से प्रभावित है। तो ऐसे हम इन टॉक्सिन्स को कम कर सकते हैं और साथ में बीमारियों से भी अपने आप को बचा सकते हैं। जी। विपाशा जी, एक आजकल एक और भी कंसेप्ट है कि बैलेंस डाइट भी हो गई, खाना पीना भी हो गया बच्चों का। जी। आजकल लोगों को जिस तरह से सब्जियां आजकल जैसे उत्पाद देखा गया है, जैसे बतौर एग्जाम्पल के तौर पे मैं कि हमने देखा रात को घिया छोटा सा था या कद्दू छोटा सा था, कुछ बताते सिंथेटिक या कुछ उसमें ऑक्सीटोसिन या कुछ भी ऐसा इंजेक्शन लगा के सुबह को वो बहुत बड़ा हो गया या लंबा हो गया। तो आजकल बच्चे भी ऐसे ही चाहते हैं कि हमारे को रेडीमेड कोई फूड मिल जाए जिससे हमारी मसल्स बन जाए। तो जिम जाना बहुत अच्छा है, योगा करना बहुत अच्छा है, सैर करना बहुत अच्छा है, पर जो वहां भी जो सिंथेटिक आपके उत्पाद खाए जाते हैं जिसको प्रोटीन्स बोलते हैं, जी, तो क्या इसको लेना चाहिए या इसका विकल्प कुछ आपको ऑर्गेनिक रूप में भी मिल सकता है? जी सर, जितने भी हम कह सकते हैं जो जिम बेस्ड सप्लीमेंट्स होते हैं, वो प्रोटीन है, चाहे BCCA मसल एनहांसर्स जिनको बोलते हैं, या प्री वर्कआउट्स वगैरह होते हैं, सो बहुत ज़्यादा चलन में तो आ चुके हैं। लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि उनकी जो है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से कोई लेबलिंग, कोई सर्टिफिकेशन, कोई स्टैंडर्डाइजेशन अवेलेबल नहीं है कि जो सर्टिफाई कर सकें कि ये एक्चुअल में जो है नॉन सिंथेटिक हैं या बिल्कुल ही ऑर्गेनिक बेस्ड जो है वो सब्सटेंस बना रहे हैं। तो हम ये वैलिड जो है एक वैलिड प्रोटीन पाउडर जिसको हम बोलते हैं, हम अभी तक जो है बहुत ज़्यादा मार्केट में नहीं है जिनको इनका FDA का अप्रूवल भी है, FSSAI का अप्रूवल भी है। तो ये लोगों को जानना ज़रूरी है कि आप जब भी कोई प्रोडक्ट एज आप फूड सोर्स खा रहे हैं तो उस पर FDA का अप्रूवल होना बहुत ज़रूरी होता है। FSSAI का अप्रूवल, उनके स्टैंडर्ड्स की टेस्टिंग्स के थ्रू जाना उसका बहुत ज़रूरी होता है। एंड जितने ऑलमोस्ट जितने 80% 90% जितने हमारे सप्लीमेंट्स हैं, प्रोटीन सप्लीमेंट्स हैं या बाकी फिटनेस सप्लीमेंट्स हैं, दे आर नॉट अप्रूव करंटली। सो व्हेन दे आर नॉट अप्रूव, तो ये गैप हमें सेल्फ अंडरस्टैंडिंग में है कि जब अप्रूव नहीं है तो डेफिनेटली केमिकल सिंथेसाइजर्स भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो ये हमें समझना है कि ये इतना ज़्यादा आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं है। सप्लीमेंट का नाम ही सप्लीमेंट है, वो सिर्फ आपकी डाइट को सप्लीमेंट कर रहा है।
हम उस पर डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं हो सकते। और जब तक आप अपने खाने में, आपके पूरे दिन के खाने में आप बैलेंस नहीं करेंगे, या आप अपने खाने से वो पूरा प्रोटीन नहीं ले रहे हैं, पूरी कैलोरीज नहीं ले रहे हैं, तब तक आपको जो है सप्लीमेंट पे जाना ज़रूरी नहीं है। खान पान हो गया, जीवन शैली हो गई, जी साथ सर। में अक्सर ये भी आजकल देखा गया है कि एक ब्रह्म मुहूर्त हम पहले बताते थे कि सुबह का जी। उठना जल्दी, जी। बच्चों के लिए या किसी के लिए भी, जी वो भी बीमारियों से आपको दूर रखता था। जी और कई लोगों के अपने ही कंसेप्ट हैं कि जैसे सुबह उठते ही वो पानी का सेवन कर लेते हैं, बेशुमार जी पानी। जी बहुत अच्छा कहा गया है कि पानी का सेवन करना चाहिए। आपकी पाचन तंत्र जो है और साथ में आपकी जितनी भी आपकी जो इंटेस्टाइन्स है उसकी बैक्टीरिया को आपको डाइल्यूट करता है, आपको स्वस्थ रखता है। पर कितनी मात्रा में जो पानी पीना एक स्वस्थ आदमी के लिए सेफ है, कितनी कितनी अंतराल के बीच पानी पीना जरूरी है, और पूरे दिन में एक जो एडल्ट आदमी है उसको कितना पानी लेना जरूरी बन जाता जी, ये बिल्कुल सही बात की आपने कि अंतराल, इंटरवल्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी है। एंड एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो ये हमारे खाने के लिए भी इंक्लूड होता है, वाटर इनटेक के लिए भी, कि एक टाइम पे आपका 2 लीटर पानी पीना कहीं की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपका शरीर जो है सारे दिन आप एक्टिव हैं, हमारे सारे दिन बॉडी में फंक्शंस हो रहे हैं, डाइजेशन हो रही है, मूवमेंट्स हो रही है, सारे दिन की वाटर की रिक्वायरमेंट है। तो वो हमने जो हमारे पूरे दिन की वाटर रिक्वायरमेंट है वो हमने पूरे दिन में ही फिल अप करनी है, ना कि एक टाइम पे। जी। तो हमारे जो एक एडल्ट है उसकी रिक्वायरमेंट होती है 3.5 लीटर्स अ डे। 3 से 3.5 लीटर्स अ डे हमें इतना पानी पीना चाहिए। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमने एक ही टाइम पे 1 लीटर या 2 लीटर पानी पी लिया, बिकॉज एज यू नो कि हमारे वाइटामिन, वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स जो हैं वो हमारी बॉडी में होते हैं। तो हम एक टाइम पे अगर इतने ज़्यादा जो है वाटर इनटेक करते हैं तो जितने हमारे वाइटामिन्स जो वाटर सॉल्युबल हैं वो ईजिली हमारी बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। ना ही कोई इतना पॉजिटिव इफेक्ट होता है इतना ज़्यादा पानी एक टाइम से पीने से। तो इससे बेहतर ये है कि हम पूरे दिन की शुरुआत पानी से ज़रूर करें, 1 गिलास से करें। उसके बाद आप सारे दिन में थोड़े थोड़े इंटरवल्स पे आप हर 1 घंटे में, खाना खाने से पहले, खाना खाने के 45 मिनट्स के बाद, एंड बाकी जब भी आप कुछ काम कर रहे हैं, कुछ अपनी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, उस टाइम में आप सारे दिन में शाम तक अपना जो वाटर इनटेक का हमारा एक टारगेट है वो पूरा करें। सो एक टाइम पे इतना ज़्यादा पानी पीने से ना कोई इतने बेनिफिट्स एज सच हैं, और ये है कि इसका इम्पैक्ट हमारे जितने वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स हैं उन पे पड़ता है इन अ नेगेटिव वे। खाना खाने की जैसे टाइमिंग बात करते थे कि अब Yes, डिनर का टाइम हो गया, जी। अब लंच का टाइम है, अब ब्रेकफास्ट का टाइम, जी। ये जो फिक्स टाइमिंग्स हैं जी सर। इसका भी क्या रोल है अगर हमारे अपनी बॉडी को स्वस्थ रखना है? या आजकल ये ऐसा भी देखा गया कि कई बार डिनर 12 बजे रात को हो रहा है, हाँ। लेट नाइट पार्टीज हो रही हैं, यस सर। तो ये भी प्रभावित कर सकती हैं आगे आपके शरीर को कि खाने का जो टाइमिंग फिक्स जो पहले भी रखते थे तो अगर उसी को हम रखें तो उसके फायदे हो सकते हैं या नहीं? जी बिल्कुल, जैसे हमारा टाइमिंग है कि हमें ब्रेकफास्ट जो है वो सुबह के वक्त में करना है, लंच जो है 1 से 3 के वक्त में करना है, और डिनर जो है वो सूर्यास्त के टाइम पे करना है। तो हमें उस दिनचर्या को जो है ज़रूर अपनाना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए। लेकिन इतना रिस्ट्रिक्टिव भी नहीं है कि अगर आप 8 बजे ही डिनर कर रहे हो रात को तो ही उसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं, अगर आप 6 बजे रात का लास्ट खाना आप 6 बजे खा रहे हो तो ही उसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं। जो आप खा रहे हैं और किस वक्त खा रहे हैं दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। जो आप 12 बजे बहुत लेट जो है वो इसलिए अच्छा नहीं है क्योंकि आपके जो सिस्टम है वो अभी भी एक्टिव है। जैसे हमारा रात का वक्त होता है सोने का, रेस्ट करने का, आपकी जो पूरे स्लीपिंग आवर्स हैं आपको 7-8 घंटे जो है दिन के स्लीपिंग आवर्स फिनिश करने हैं। अगर आप 12 बजे डिनर कर रहे हैं तो दैट मीन्स आपने अपने स्लीप साइकिल को जो है कम कर दिया, पूरा आपने कम किया है। तो वो वहाँ से आपको जो है नेगेटिव इफेक्ट देना जो है वो वहाँ से शुरू करेगा, तो वो वहाँ से दिक्कत लाएगा। इसलिए जो ज़रूरी है कि हम अपनी स्लीपिंग साइकिल को मेंटेन करते हुए, इसलिए हम जो टाइम हमने सेट किया था कि हमने डिनर पहले खाना है, 8 बजे तक खाना है, उसको हमें वहाँ मेंटेन करना चाहिए। तो नियम जो ये पहले जो नियम बने थे बहुत जी। ही कारगर हैं, अभी भी बहुत अगर ही इसी कारगर नियम हैं। को फॉलो करें जी। तो ये जितनी भी गिनतियों में बीमारियां आ रही हैं आजकल, नए नए जी। एक्सपर्ट्स आ रहे हैं जी। और नए नए सुपर स्पेशलाइज्ड लोग आ रहे हैं, वो भी यही बात करते हैं आपकी जी। जो जीवन शैली है, दिनचर्या, आपका खाना पीना है और बैलेंस डाइट रखना है, जी। उसमें तनाव मुक्त रहना है, बहुत जी। जरूरी है। जी। चलिए, ये आप क्योंकि कार्डियोलॉजी में भी आजकल आप डाइटरी हिदायतें देती हैं कार्डिक पेशेंट्स को, जी। संक्षिप्त में आपसे जानना चाहूंगा कि कार्डिक में ये जो डैश डाइट है जी। ये किस तरह की कार्डिक डाइट होनी चाहिए, और इसमें जी। तेल भी कई बार अक्सर बताया जाता है कि जो जी। तेल एक बार उबल गया, जी। फ्राइड चीजों को आप नहीं खाना, और एक बार उबल गया उसको डिस्कार्ड करना है, जी। तो इसके बारे में आपका क्या मानना है?
जी जितने भी कार्डियोलॉजी में या हम कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हैं, हम सॉल्ट एंड ऑयल, नमक और तेल को बहुत ज़्यादा डायरेक्टली को रिलेट करते हैं कि ये कारण है आपको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ इन फ्यूचर हुए हैं। क्योंकि सॉल्ट जो है, हम जैसे हमें पता है कि बीपी ब्लड प्रेशर से रिलेटेड होता है। सिमिलरली ऑयल जो है हमारे, जितना हम सैचुरेटेड फैट्स जो है जितना हमारे शरीर में इनटेक मतलब डिपॉजिट होता है, उतना ज़्यादा हमारे जो आर्टरीज़ में है वो जम रहा है। तो अगर मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल के बारे में बात करती हूँ, जैसे हमारे ऑयल जो है वो 2 टाइप के होते हैं। एक सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं वो गुड फैट्स जिनको हम बोलते हैं, जो हमारे डेली उसमें इनटेक में ज़रूर रहने चाहिए। एंड जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं जिनको हम कहते हैं जैसे घी और वनस्पति से जो आ रहे हैं, वो हमारी डाइट में कम होने चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्टली जो है हमारे जो हार्ट हैं, आर्टरीज़ हैं, वहाँ पे ब्लॉकेज कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि हमें जो है हार्ट से रिलेटेड जब हम पेशेंट्स को एडवाइस देते हैं तो उसमें होता है कि आपको नमक जो है बिल्कुल कम रखना है। जैसे हम बोलते हैं 2 से 5 ग्राम के बीच में। अगर हम डायबिटिक डाइट की बात करें तो मधुमेह का जो मरीज है उसको किस तरह की डाइट लेनी चाहिए? जी, मधुमेह के मरीज़ को ये बहुत ज़रूरी है कि वो प्रोसेस्ड कार्ब्स जो हैं वो अपनी डाइट में बिल्कुल कम करते हैं। प्रोसेस्ड कार्ब्स जो है इन फॉर्म ऑफ, जैसे मैदा होता है, सबसे बड़ा मैदा है, ब्रेड है, मैदे वाली रोटी जिसको हम तंदूरी रोटी की फॉर्म में बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, या जंक फूड है, पिज़्ज़ा, नूडल्स वगैरह, ये सब प्रोसेस्ड फॉर्म है। बिस्किट्स हैं, नमकीन्स हैं, ये सब जो है प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट से बने हैं। सिमिलरली शुगर है, जो वाइट शुगर है, चाहे वो शक्कर है, चाहे वो गुड़ है, इन सब में जो है जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो एक डायबिटिक पेशेंट्स के लिए दिक्कत कर सकते हैं। वो ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल्स बढ़ा सकते हैं। तो डायबिटिक पेशेंट्स को ये चीज़ें जो है अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। सिमिलरली जो है उनको बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी डाइट में प्रोटीन अच्छा रखें, और जब भी वो खाना खाएं कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के कॉम्बिनेशन में वो ज़रूर खाएं। तो इसका एक सीधा सा अगर हम उदाहरण लें तो जैसे हम पनीर है, पनीर आप खा रहे हो या दाल खा रहे हो, थोड़ी सी दाल, थोड़ी सी सब्जी और रोटी, तो ये एक डायबिटिक पेशेंट के लिए आइडियलिस्टिक खाना हो सकता है। डाइट और टाइमिंग्स। हाँ, डाइट एंड टाइमिंग प्लस, ना कि जैसे चावल और दाल, ये एक डायबिटिक पेशेंट्स के लिए आइडियलिस्टिक खाना नहीं है। लेकिन दाल, रोटी, पनीर या कोई भी प्रोटीन वाली सब्जी, वो उसके लिए एक आइडियल खाना है। जी। आखिरी में जो लिवर, आजकल लिवर से भी समस्या बहुत ज्यादा देखी जा रही है क्योंकि अल्कोहल, मदिरा पान का सेवन बहुत है। संक्षिप्त में क्या चाहेंगे कि लिवर में जो को मरीज है उसकी किस तरह की डाइट और किस तरह की उसकी रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए? जी, जिनको लिवर या कोलेस्ट्रॉल की बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, उनकी डाइट में अक्सर ये देखा गया है कि उनका सब्जियों का सेवन, फ्रूट्स का सेवन बहुत ही मिनिमम है। तो उनसे हमारी ये गुजारिश है कि वो 6 पोर्शंस जो है सब्जी एंड फ्रूट्स के डेली जो हैं वो ज़रूर खाएं। तो इसके लिए या वो हर एक मील में सब्जी या फ्रूट्स इंक्लूड करें, या एक मील में अगर वो 3 या 4 पोर्शन सब्जी के रख सकते हैं वो ज़रूर रखें। शुगर बेस्ड जो हैं जितनी भी आइटम्स हैं वो अपनी डाइट में कम करें, और फिज़िकल एक्टिविटी जो है वो बढ़ाएं, प्लस स्ट्रेस लेवल्स को मैनेज करने के लिए जो है वो पूरी कोशिश करें। तो इन बेसिक तरीक़ों से जो है कोलेस्ट्रॉल जो बॉडी में डेवलप हो रहा है वो धीरे धीरे लिवर पे जो स्ट्रेस जा रहा है वो इन तरीक़ों से कम होगा। जी विपाशा जी, आज समय का अभाव है, आप हमारे इस कार्यक्रम में यार बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों से साझा कर उन्हें लाभान्वित किया। जी सर। तो मैं तमाम दर्शकों की ओर से आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सर। तो दर्शकों, ये थी विपाशा शर्मा जी, जो कि एक उभरती हुई डाइटिशियन है। इनका मानना भी यही है कि अगर आपका बैलेंस डाइट है, जीवन शैली ठीक है, आप मानसिक तनाव से दूर हैं, शारीरिक फिट हैं आप, तभी आप आगे सभी बीमारियों से अपने शरीर को दूर रख सकते हैं, तभी एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली बार हम फिर उपस्थित होंगे एक नई समस्या और एक नए समाधान के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।